हेलो फ्रेंड्स, ये 31 जनवरी 2000 वो पीरियड या मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो प्रबंध किया जाएगा। मतलब स्कूल में जो है इस तरह का मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निटी से जीना या गरिमा का जीवन का जो गरिमा का जीवन होता है, मतलब पीड़ा से मुक्त होना भी डिग्निटी है। ठीक है, तो डिग्निटी से जीना होता है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन क्या है? पीड़ा से, किसी भी तरह का पीड़ा से मुक्ति होना भी गरिमापूर्ण जीवन है। सिर्फ अपमान, बहिष्कार मिले और इससे सम्मान मिलना ही गरिमापूर्ण जीवन नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कहा है। सुरक्षित स्वच्छ मासिक धर्म का प्रबंधन का अभाव की वजह से क्या होता है, स्कूल में क्या होता है कि अनुपस्थित होता है, मतलब जो है लड़कियां लोग होती है अनुपस्थित रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर अगर अच्छा से व्यवस्था नहीं होता है सैनिटरी पैड का या फिर बाथरूम का, टॉयलेट का, ये सब का व्यवस्था नहीं होता है, तो स्कूल में लड़की लोग जो है वो ज़्यादा एब्सेंट करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर असुरक्षित तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट कॉर्नर स्थापना किया जाएगा स्कूल में। और ये किसके अंदर में आते हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट के अंदर इसको डाला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो मासिक धर्म है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल राइट 21 का ही विस्तार है। सबसे ज्यादा 21 का विस्तार किया गया है। इस पे क्वेश्चन मेंस में अगर पूछा जाएगा तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके पहले जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का मैनेजमेंट का जो कॉर्नर स्थापना किया जाएगा उसमें क्या क्या रहेगा, तो एडिशनल यूनिफॉर्म रहेगा, वहां पर यूनिफॉर्म का व्यवस्था रहेगा। डिस्पोजल बैग, जो पैड वगैरह होता है उसको डिस्पोज करने के लिए एक डिस्पोजल बैग भी रहेगा। पीरियड रिलेटेड जितना भी तरह का आपात सामग्री है उसका व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ कॉर्नर में इसका, और ये होने का मतलब इसको जो है हर स्कूल में और जितना भी शैक्षणिक संस्थान है, जितना भी इंस्टीट्यूट है उसमें होना ये अनिवार्य किया गया है आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा और भी क्या क्या किया जा सकता है, जितने भी पुरुष लोग होते हैं, मेल हैं, और दूसरे भी छात्र लोग होते हैं, उनको पीरियड के बारे में है जागरूक किया जाए। संवेदनशील कितना, मतलब कितना पीरियड जो है वो लेडीज लोगों को जो आता है वो कितना संवेदनशील मुद्दा है, इसके बारे में जागरूक किया जाए, कि अवेयरनेस उन लोगों को भी दिया जाए। यह आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। स्वच्छ मासिक धर्म का प्रबंधन, ये क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे पीटी में कि स्वच्छ मासिक धर्म का प्रबंधन कौन सा अधिकार है, तो ये फंडामेंटल राइट है। और किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत। यही पीटी में आपसे क्वेश्चन यही पीटी में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ मासिक धर्म का प्रबंधन किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, और आप इसके ऊपर मैंने जो ऊपर बताया इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 21A का, जिसमें राइट टू एजुकेशन, इसको 2001 में लाया गया था। ठीक है, तो सुरक्षित स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन का अधिकार कौन सा अधिकार है, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। और इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और या कुछ और भी यहाँ पर दे सकते, 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद है बेनिफिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन और इंडियन एफटीए के बीच में अगर हो जाता है, दोनों के बीच में ट्रेड फाइनल, मतलब इंडिया का कैबिनेट से तो पास कर दिया गया है, लेकिन यूए का कैबिनेट में जो बहुत सारा प्रोसेस है तो ये अभी पास नहीं हुआ है। तो अगर पास हो जाता है तो सम प्रधान क्षेत्रों में एफटीए का क्षमता में हम लोगों का जो है, अगर पहले दिन ही एफटीए लागू होने से 35 बिलियन का पहले दिन ही व्यापार होगा, बहुत ज्यादा हम लोग का देश में लाभ होगा। ठीक है, तो इससे पहले ही एफटीए जो यूएई का जो एफटीए है, यूरोपियन यूनियन का बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, इथोपिया हो गया, इन लोगों के साथ ना यूरोपियन यूनियन का जो है नो टैरिफ वाला जो अभी एफटीए है वो चल रहा है पहले से ही। तो इन लोगों का बांग्लादेश से निर्यात होता है, 30 बिलियन का इन लोग को लाभ होता है, जबकि बांग्लादेश क्या लिस्ट डेवलप कंट्री है। मैंने इसके ऊपर मेंस आंसर राइटिंग कराया, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम, इथोपिया, इन लोग के साथ पहले से ही क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए है वो फाइनल है और ये सब चल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने मेंस आंसर राइटिंग कराया, मेरे इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। भारत जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपको पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप 2 स्टार या 3 स्टार लगा सकते हैं कि भारत का 8 देशों के साथ एफटीए हुआ, 8 देशों के साथ नहीं, 37 देशों के साथ एफटीए हुआ है और 8 एफटीए फाइनल हुआ है। ठीक है, जिसमें विकसित देशों के साथ हुआ है। रोजगार, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग के देश में रोजगार का सृजन होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, और निर्यात में वृद्धि होगी तो हम लोग का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद है स्टीम सेल थेरेपी। तो आपसे पीटी में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टीम सेल थेरेपी क्या होता है। बच्चों लोगों में एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिससे बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब न्यूरोलॉजिकल
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो बोला जाता है कि स्टीम सेल थेरेपी ऐसा है कि मतलब इसको इंजेक्ट अगर कर दिया जाए बॉडी में तो वो डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। मतलब सेल हम लोग का बॉडी में क्या होता है, नए चीजों को बनाता है। सेल सेल से नई चीजों का जनरेशन होता है। तो ये स्टीम सेल थेरेपी, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि स्टीम सेल अगर मतलब मान लीजिए किसी के अंदर ये जी क्या बोलते हैं, ऑटिज्म डिजीज है, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज डिसऑर्डर इसको पूरा नाम है, जिसको ऑटिज्म डिजीज बोलते हैं। अगर किसी बच्चों के अंदर ये है तो डॉक्टर ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और जबकि ऐसा है कि इसका अभी तक कोई भी फाइनल ट्रीटमेंट अभी तक किसी भी क्लिनिक में, मतलब अभी तक रिसर्च नहीं हुआ कि कोई भी क्लिनिक इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योर कर सकता है। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता किसी भी क्लिनिक में, जब तक कि मतलब इसके ऊपर जो है कोई भी ट्रायल या रिसर्च पूरा नहीं हो जाता। अभी तक पूरा ट्रायल और रिसर्च नहीं हुआ है। और क्लिनिक अगर कोई ऐसा ऑफर करता है ऑटिज्म सिंड्रोम स्पेक्ट्रम डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। और कार्रवाई के अंदर किस लॉ के अंदर कार्रवाई होगी, तो न्यू ड्रग एंड कैलेंडर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि एक ऐसा बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए जो इस स्टीम सेल का रिसर्च को रेगुलेशन कर सके, बहुत तरह का नियामक नियंत्रण कर सके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं। तो आपसे सिर्फ पीटी में यही पूछा जा सकता है कि स्टीम सेल क्या है या किससे रिलेटेड है। आप 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि स्टीम सेल क्या फंक्शन करता है। तो सेल सेल्फ रिन्यू डिफरेंशिएटेड इनटू द वेरियस सेल टाइप, मतलब नया जो है नई चीजों का निर्माण कर सकता है। जैसे फीमेल में क्या होता है, एग होता है, मेल में स्पर्म होता है, ये सब मिलता है तो जायगोट बनता है। तो यही जायगोट से, मतलब एक छोटा सा जायगोट से एक पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं कि मतलब नया चीज का निर्माण हो जाता है। तो इंट्रोड्यूस न्यू स्टीम सेल इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर अगर हम लोग नया स्टीम सेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टीम सेल थेरेपी क्या करता है, जैसे कि जॉइंट पेन में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसीज, ये सब में हम लोगों को हेल्प करता है। थेरेपी जो है ये हेल्प करता है रिपेयर करने में, रिपेयर या स्टिमुलेटिंग टिश्यू रिपेयर, मतलब जितना भी हम लोग का बॉडी में जो भी कोई चीज का कमी है उसको पूरा करने में स्टीम सेल जो है वो। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि स्टीम सेल क्या करता है। तो स्टीम सेल के निम्न से कौन सा कथन सही है, तो सेल्फ रिन्यू डिफरेंशिएटेड वेरियस सेल टाइप, मतलब अपने से खुद ही से बहुत तरह का सेल का जो है रिन्यू कर सकता है, मतलब नया नया बना सकता है और डैमेज को क्या कर सकता है, रिपेयर। उसके बाद है जल जीवन मिशन, जल जीवन स्कीम 15 अगस्त 2019 को ये लाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारा लंबा टाइम हुआ तो इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। इसका क्या योजना था, हर घर जल योजना, ये ग्रामीण योजना था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी था, तो अगर शहर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ ग्रामीण योजना था। इसका क्या टारगेट था, तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, प्रति व्यक्ति की जगह पे प्रति परिवार कर देंगे प्रतिदिन पानी। तो आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी का टारगेट था। 2024 में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति पानी इतना पूरा करना था, टारगेट था, ठीक है। कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। और इसके अंदर क्या बोला गया था कि पानी समितियों में 10 से 50% तक फीमेल, जो पानी समितियां बनाई जाएगी उससे 10 से 50% तक फीमेल महिलाएं होगी। सेंटर का स्कीम है, ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि किसका स्कीम है, तो सेंटर का स्कीम है, ठीक है। उसके बाद हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट राष्ट्र में होता है 90:10 का रेशियो, मतलब 90% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट देती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है। दूसरे राज्य में सेंटर 50% और स्टेट 50%, यूनियन टेरिटरी में 100% सेंटर देता है, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि ये सेंटर प्रायोजित योजना है, सेंटर का स्कीम है या फिर स्टेट का स्कीम है, तो सेंटर का स्कीम है। उसके बाद ये कितना लीटर पानी, यहाँ पे व्यक्ति की जगह परिवार कर देंगे, यहाँ पे ग्राम और शहर दोनों कर देंगे। तो 3-4 इस तरह से स्टेटमेंट रह सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद पानी का जांच या पानी का बीमारी क्या क्या हो सकता है, तो ई कोली, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पानी जो है जल जीवन मिशन के तहत पानी का जांच में क्या क्या पाया गया, तो ई कोली पाया गया, टोटल कैलिफॉर्म पाया गया, पीएच लेवल पाया गया, इससे पीएच लेवल हाई पाया गया, मतलब ये सब बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी डिजीज है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण में देखा गया, अभी सर्वे हुआ तो ग्राम में 98% घरों में क्या दिखा रहा है कि कनेक्शन दिखा रहा है गवर्नमेंट का कि जो ये स्कीम है, मतलब जल जीवन
जीवन स्कीम है, इसके तहत गांव में 98% घरों में कनेक्शन है, जबकि सच्चाई क्या है कि 83 परिवार तक ही कनेक्शन पहुंचा है, जिसमें से 80 परिवार को ही पानी मिला है। और 80 परिवार में भी देखिए 7 दिन में सिर्फ 1 दिन पानी मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाटा को मेन में यूज कर सकते हैं। मेंस में कि बोला जाता है कि इतना परसेंट को कनेक्शन लग गया, लेकिन सच्चाई में 83% को कनेक्शन लगा, जबकि 7 दिन भी पानी नहीं आ रहा, सिर्फ 7 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, यही बोला गया है। उसके बाद सिक्किम और गुजरात में इतना परसेंट पानी अवेलेबल हुआ है इस स्कीम के तहत। जल जीवन स्कीम के साथ गुजरात में 58% पानी उपलब्ध हुआ है। तो यूपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, जल जीवन मिशन क्या है, क्या उपलब्धियां और चुनौतियां हैं, आगे की लक्ष्य क्या है, पानी से क्या बीमारियां हैं, यही सब है। उसके बाद वेनेजुला में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ये बने हैं नए, ठीक है। वेनेजुला में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं पीएम मोदी, द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं रिलेशन ताकि मजबूत हो, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या बोला है कि अगर किसी को कोई आईपीएस है और उसको आईजी के पोस्ट में जाना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में 2 साल तक काम करना पड़ेगा, तभी उसको पोस्ट एसपी और डीआईजी का पोस्ट होगा। एसपी क्या कौन सा पोस्ट होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। सेंटर मिनिस्ट्री ने कहा है, ठीक है, कि एआई का प्रभाव, सेंटर मिनिस्ट्री ने एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन होगा हम लोगों के देश में 16 से 20 फरवरी तक, वैश्विक व्यापक रुचि को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। किसान संगठन ने घोषणा किया है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो एफटीए हुआ है उसके खिलाफ जो है वो अभियान करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लाभ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों को देश से टैरिफ वगैरह खोल दिया जाएगा तो हम लोग का देश का इकोनॉमी को थोड़ा तो मतलब अफेक्टेड होगा। जनवरी में एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया का शेयर मार्केट में 36 करोड़ का निकासी किया गया है, ठीक है। मतलब पिछला 5 मंथ में सबसे ज्यादा है, जिससे भारतीय रुपया गिरा है। मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लोग थे अपना पैसा निकाल लिए हैं, यही बोला गया है। उसके बाद है एआई का डेवलपमेंट। तो बोलने का मतलब यही है कि वैश्विक अभी तो क्या है, एआई जितना भी डेवलप हो रहा है, एक मतलब ये पूरा धरती है, तो धरती का एक क्षेत्र में एआई डेवलप हो रहा है और सभी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि वो रीजनलाइज वर्क की जगह लोकलाइज एआई का वर्क हो जाएगा, स्थानीय हो जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक के प्रमुख कौन है, नए बने हैं अभी केविन वॉर्ड्स, ठीक है। मतलब डॉलर को मजबूत करने के लिए बोला, मतलब ये जो है मतलब इतना नहीं पूछा जाएगा पीटी में या वन लाइनर में, ये पूछा जाएगा कि यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक के नए प्रमुख कौन बने।